जो मेरे पीछे आपको इमेज दिख रही है ये है प्लूटो ग्रह। ग्रह नहीं कह सकते, हम उसको अब बौना ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि 2006 में इसे कुछ जो है परिभाषाओं के अंतर्गत ना आने की वजह से, मतलब जो ग्रह की परिभाषा होती है उसके अंतर्गत ना आने की वजह से ग्रहों की परिभाषा से बाहर कर दिया गया था। अब हम यहाँ पर आज ये पढ़ने वाले हैं कि क्या इसको फिर से हम ग्रह की कैटेगरी में लेकर के आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये बहस छोड़ी है नासा के जो मुख्य हैं उन्होंने। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यही हो जाता है कि क्या प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी में लाने का अधिकार नासा चीफ के पास है या नहीं है, और अगर हमें प्लूटो को फिर से ग्रह की कैटेगरी में लेकर के आना है तो हमें क्या ग्रहों की परिभाषा में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे 3 नियम है उसमें एक नियम का ये पालन नहीं करता है। इन सभी चीजों पर हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों आया है। तो काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखें तो पहला हमारा वैज्ञानिक बहस ये है कि नासा ने बोला कि 2006 तक तो आपने उसको ग्रह माना था, फिर आपने एक अपनी परिभाषा बनाई, उसको बाहर कर दिया, तो क्या ये जो हमने किया वो सही था। उसके बाद जो सबसे बड़ी बहस तब होती जब 2015 में नासा का न्यू होराइजन मिशन जाता है और वहां से निकलते हुए प्लूटो की कुछ तस्वीरें जारी करता है। जो तस्वीरें जारी की गई उसमें देखा गया कि प्लूटो में तो सब कुछ है जो कुछ होना चाहिए, सक्रिय है, जटिल दुनिया वहां पर बनी हुई है। तो जब भी प्लूटो का नाम आता होगा शायद आपके मन में आता होगा कोई जो है कठोर पत्थर, उसमें कोई संरचना, कोई चीज नहीं है, कोई जो है ज्योग्राफिकल चीजें नहीं हो रही हैं, कोई एक्टिव है ही नहीं कुछ उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ ना देखा गया कि भाई सब कुछ है इसमें, फिर हमने इसको बाहर क्यों कर दिया। अब एक बच्ची का पत्र भी जाता है, अब इसको हम डिस्कस नहीं करें, 10 वर्षीय बच्ची है, वो बोलती है कि प्लूटो को फिर से ग्रह बनाया जाए। अब क्यों है हम उससे बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है IAU, ये जो सबसे संस्थान महत्वपूर्ण माना जाता है, नासा के प्रमुख इसके पक्ष में हैं और ये चाहते हैं कि प्लूटो को फिर से ग्रह बनाया जाए। अब प्लूटो इतना कर ही लिया तो प्लूटो के बारे में समझ लेते हैं। 1930 में क्लाइड जो है तंबाऊ ने जो है इनको खोजा था। कुइपर बेल्ट जो जगह है हमारे सौरमंडल में, वहीं पर आप इनको देख पाएंगे। वर्तमान स्थिति देखें तो इनको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया है। बौना ग्रह क्या होता है मैं आपको समझा दूंगी। खासियत यहाँ पर यह है, देखो इसमें नाइट्रोजन बर्फ है, पहाड़ है, हिमनद है, हार्ट शेप क्षेत्र है। तो अब ये जो चीजें यहाँ पर देखी गई उसके बाद तो लगातार बहस हो ही रही थी कि क्या हम इसको जो है ग्रह की कैटेगरी में डालें कि नहीं डालें। थोड़ा और पढ़ लेते हैं प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो के बारे में हम बात करते हैं तो प्लूटो जो है यहाँ पर देखो लिखा है कि लार्जर मून है, कैरॉन इज अबाउट हाफ साइज प्लूटो, इट टेक्स 240 ईयर टू ऑर्बिट द सन। तो 248 साल लगते हैं इसको सन का एक चक्कर लगाने में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो प्लूटो पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का 0.066 है। इसका मतलब अगर आप पृथ्वी पर यहाँ पर देखो 10 फीट तक हाई जंप कर रहे हो तो उतने ही फोर्स लगा करके आप प्लूटो में 150 फीट तक जंप कर सकते हो। अब देखो आर्टिकल है चंद्रमा। 2006 में जब इसको बाहर किया गया ग्रहों की सूची से तो बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। अंतरराष्ट्रीय जो है ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकरण इसको बाहर कर दिया था। प्लूटो जो है ग्रह का दर्जा खो चुका था। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी समझी हुई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार किसी ग्रह को ग्रह होने के लिए करना क्या होता है। तो किसी ग्रह की परिभाषा क्या है, तो 3 चीजें यहाँ पर होती है। पहली बात तो सूर्य की परिक्रमा लगाए, दूसरा होता है कि उसका आकार गोलाकार। गोलाकार करने बोलने का मतलब यहाँ पर यही हो जाता है कि ग्रह जो है जो भी आकृति है वो काफी बड़ी, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि उसका आकार जो है गोल हो जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने ऑर्बिट की सफाई करना, और यहीं पर प्लूटो फेल हो जाता है। वो अपने ऑर्बिट की सफाई नहीं कर पाता है। वो क्यूपर बेल्ट वाले इलाके से यहाँ पर निकलता है। साथ में जो उसकी जो उसका ऑर्बिट था वहां पर क्यूपर बेल्ट के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है, सूर्य की परिक्रमा करता है, लगभग गोल है, अपनी यहाँ पर ऑर्बिट साफ नहीं कर पाता है, क्यूपर बेल्ट में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे बर्फीले पिंड वगैरह हैं जो कि उसकी ऑर्बिट पर ना चाहते हुए भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको बोला गया क्या आज से तुम ग्रह नहीं बौने ग्रह के तौर पर जाने जाओगे। अब जब बौना ग्रह देख लिया तो क्या होता है बौना ग्रह, तो सूर्य की परिक्रमा तो करे, गोलाकार भी होता है, लेकिन ऑर्बिट साफ ना कर पाए, इसकी वजह से इसको बोला गया कि तुम बौने ग्रह हो गए। बात करते हैं यहाँ पर प्लूटो को फिर से ग्रह बनाने के जो यहाँ पर पक्ष में तर्क हैं। वैज्ञानिकों ने क्या बोला, वैज्ञानिकों ने बोला कि जो आप ऑर्बिट क्लीनिंग की बात कर रहे हो, यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो पृथ्वी से, बृहस्पति से प्लूटो को। इतना छोटा ग्रह है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, बेचारे के पास जगह भी नहीं है, और ना चाहते हुए भी क्यूपर बेल्ट के जो टुकड़े हैं बर्फ वगैरह के वो वहां पर पहुंच जाते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जियोफिजिकली डेफिनेशन यहाँ पर समर्थन करते हैं कि ठीक है जो भी आपने परिभाषा दी है जिसमें सिर्फ गोलाकार और सक्रिय होना काफी है।
अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक तर्क दिए गए हैं। 1930 से 2026 तक ये ग्रह माना जाता था। इतनी मेहनत करके इस व्यक्ति ने इसको जो है खोजा था, तो जाहिर सी बात है उसको एक पहचान मिलनी चाहिए। शिक्षा और जनमानस में प्लूटो को अभी भी लोग ग्रह ही मानते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो क्या प्लूटो को बौना ग्रह बोलते हैं? आप लोग भी कई बार जो है बातचीत में ग्रह ही बोलते होंगे। अब बात करते हैं नासा का प्रमुख समर्थन यहाँ पर है। रिसर्च पेपर्स और जो है डिबेट्स की शुरुआत नासा ने ही की और वही चाहते हैं कि इसको हम ग्रह का दर्जा दें। अब प्लूटो को ग्रह ना मानने के पक्ष में क्या तर्क है? तो जो लोग इसको नहीं मानना चाहते वो बोलते हैं कि हमने जो वर्गीकरण किया उसमें बहुत स्पष्ट है कि किन किन आधारों पर कोई भी ग्रह को हम ग्रह कहेंगे। अब कुइपर बेल्ट के अगर हमने जो है प्लूटो को यहाँ पे सम्मिलित किया तो कुइपर बेल्ट के और भी बहुत सारे छोटे छोटे बौने ग्रह हैं जिनको हमें ग्रह की श्रेणी में शामिल करना पड़ेगा और ये संख्या 100 से अधिक हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाएगी। बात करते हैं जो न्यू होराइजन मिशन आता है जिसने यहाँ पर ये जो चीज बहस है छेड़ी की इसको फिर से ग्रह का दर्जा दो, वो जाता है उसने देखा कि यहाँ पर तो नाइट्रोजन ग्लेशियर्स भी हैं, पहाड़ भी हैं, वायुमंडल भी हैं। प्लूटो इज जो है जियोलॉजिकली एक्टिव, इन्हें ये मैसेज दे दिया। इसके बाद सब लोग सोचने लगे कि जब सब कुछ यहाँ पर है ही तो हम इसको ग्रह क्यों नहीं मान रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने स्टार्ट किया था, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने यहाँ पर पहला आर्टिकल पढ़ा था, पहली न्यूज जो हमारी थी वो ये थी कि मेक प्लूटो अ प्लैनेट अगेन, कुड नासा चीफ मेक दिस हैप पॉसिबल। तो मतलब क्या नासा का चीफ ये इतनी पावर रखता है कि किसी ग्रह को ग्रह बताए और उपग्रह बोल दे? तो नहीं। देखो लिखा है अंतिम जो अधिकार है वो होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास और यही फैसला लेता है कि कौन सा ग्रह ग्रह रहेगा, उपग्रह रहेगा या बौना ग्रह हो जाएगा। बाकी नासा की बात करते हैं तो नासा रिसर्च कर सकता है, बहस को बढ़ावा दे सकता है, क्लासिफिकेशन यहाँ पर नहीं बदल सकता क्योंकि ये अधिकार इसको दिया ही नहीं गया है। अब बात करते हैं ऑर्बिट क्लीनिंग के बारे में। तो वह पिंड अपने ऑर्बिट में ग्रेविटेशनली डोमिनेंट हो, इसका मतलब होता है कि इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि उसके ऑर्बिट में कोई दूसरा घुस न पाए, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में किसी और को घुसने ना दे। और प्लूटो बेचारा ये नहीं कर पा रहा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा पृथ्वी की कंपैरिजन में 0.066 है उसका, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब साइंटिफिक टर्म यहाँ पर यह है कि जो प्लेनेटरी डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि जितना मास होगा उसी के हिसाब से जो है ऑब्जेक्ट्स को अपने ऑर्बिट से क्लीन कर पाएगा, लेकिन प्लूटो हो गया छोटा। तो पृथ्वी बहुत बड़ा है, प्लूटो बहुत छोटा है, इस वजह से भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहाँ पे आप जो है किसी दूसरी चीज को किसी तीसरी चीज से कंपेयर कर जो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो गोलाकार के बारे में बात की जा रही है। ग्रेविटी सभी दिशाओं से बराबर खिंचाव डालती, जिसकी वजह से कोई भी चीज हमेशा हमें जो है स्फीयर या गोलाकार रूप में दिखाई देती है। छोटे पिंड क्यों गोल नहीं हो पाते? क्योंकि उनका ग्रेविटी भी वीक होता है। तो बहुत सारे ग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे जो गोल नहीं है क्योंकि आकार में छोटे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उनका बहुत कम हो जाता है। अब अगर हम कंपेयर कर लें कि ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन से होते हैं और नॉर्मल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, तो हमने देखा एक ही चीज यहाँ पर थी जो कि दोनों को अलग करती है, वो होता अपने ऑर्बिट की सफाई के बारे में। कुइपर बेल्ट यहाँ पर जो है नेपच्यून के बाहर आपको दिखाई देगा, इसमें जो है आइसी बॉडीज हैं, कॉमेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स, यही सारे जो है बार बार बेचारे जो है प्लूटो को परेशान करते हैं और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के चलते ये कैटेगरी से बाहर हो गया। बात करते हैं यहाँ पर प्लूटो की डिबेट को लेकर कि जो चीजें हमने देखी, पक्ष में जो तर्क दिए गए वो हमने समझा कि यहाँ पर अगर गोल है तो प्लैनेट होना चाहिए, साथ में जो है पर्वत है, ग्लेशियर है, बर्फ है, मौसम जैसी गतिविधियां मिल रही हैं या मिलती हैं तो इसको ग्रह होना चाहिए। प्लूटो के 5 मून्स हैं, इसका अपना एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन वगैरह भी, इसको ग्रह होना चाहिए। ये तर्क दिए गए हैं। जो इसका विरोध कर रहे हैं बोले रहे हैं कि इसको बनाएंगे तो हम 100 को और भी शामिल करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन में कंफ्यूजन हो जाएगा, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं सब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना पड़ेगा। अब हम निष्कर्ष निकालें तो इसमें यही बोला जा रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो लगातार हम रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नई नई चीजें हमें मिलती जा रही हैं। हम लगातार खोजते हैं नए नए प्रकार के ग्रह हैं जिनका वायुमंडल वातावरण अलग प्रकार का होता है। दूसरा है साइंटिफिक डिबेट यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और इसका निष्कर्ष हम निकालें तो लोगों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि अब हमें ग्रहों की परिभाषा बदल देनी चाहिए। जब ग्रहों की परिभाषा बदल देंगे तो हो सकता है कि प्लूटो अंदर आ जाए, लेकिन कुछ ग्रह बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन हमें जो है समय के साथ बदलाव करना ही चाहिए। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि इसका डिस्कशन क्यों किया जा रहा है। फिर से अब एक प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन ड्वार्फ प्लैनेट का उदाहरण है? पहला है प्लूटो, आइरिस, सेरेस। अब सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।